विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात पटना से आई इस दिल दहला देने वाली खबर, जहां एक बड़े व्यापारी गोपाल खेमका की उनके अपार्टमेंट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। नकाबपोश हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और वारदात के बाद फरार हो गए। यह हत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि बिहार की सियासी और प्रशासनिक विफलता है। जब बड़े बिजनेसमैन तक अपने घर के बाहर सुरक्षित नहीं रह पाए, तो आम जनता की सुरक्षा का सवाल और भी गंभीर हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि चुनावी दंगल के बीच कानून व्यवस्था कहीं खोसी गई है। चुनाव नजदीक है और अपराधी पूरे राज्य को चुनौती दे रहे हैं। अब ये सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं, पूरा बिहार पूछ रहा है कि क्या ये कानून का राज है या जंगल राज की वापसी। बताएंगे आपको। दूसरी खबर भोपाल से है, जहां बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। भोपाल का क्लब 90 मामला जो अप्रैल में सामने आया था, अब NHRC की रिपोर्ट के बाद सरकार और पुलिस के लिए आफत बन गया है। मामला एक निजी कॉलेज का, जहां हिंदू लड़कियों को पहले नशे की लत लगवाई गई, उसके बाद गैंगरेप और फिर उनका जबरन धर्मांतरण करवाया जाता था। इस जिहादी ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ कार्रवाई राज्य सामान्य अपराध के तौर पर की जा रही थी। और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि बिना सबूत जुटाए ही क्लब 90 को ध्वस्त भी कर दिया गया। NHRC ने पुलिस पर लीपापोती करने का आरोप लगाया है। सिस्टम की गंभीर विफलता पर कई सवाल अब तक अनसुलझे हैं कि क्या यह अपराध MP तक सीमित था या आरोपियों के लिंक कई राज्यों तक फैले। इस खबर पर भी आपको अपडेट देंगे। तीसरी खबर भाषा विवाद की। मुंबई में अब भाषा पहचान नहीं, ऐसा लग रहा है कि सजा बन चुकी है। मराठी नहीं आती तो तैयार रहिए थप्पड़ों के लिए, पत्थरों के लिए और अब तो गुंडागर्दी के लिए। एक कारोबारी ने मराठी सीखने से इनकार क्या किया, MNS के कार्यकर्ता उसके दफ्तर पर टूट पड़े। नारेबाजी, पत्थरबाजी, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई। सवाल यह है कि क्या अब एक भाषा को दिल में उतारने का जरिया डर और डंडा बन सकता है? क्या ये संस्कृति का सम्मान है या राजनीतिक बर्बरता की नई बिसात? बात इसकी भी होगी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ भाषा की नहीं है, आजादी की भी है। लेकिन चलिए, सबसे पहले बात बिहार की ही कर रहे हैं, जहां आपराधिक घटना ने सुशासन वाले दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बिहार में कल रात हुई वारदात ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि क्या ये वो वाला बिहार है जो कभी पहले हुआ करता था। लालू सरकार में बार बार एक शब्द का आप जिक्र सुनते होंगे कि जंगल राज था, जंगल राज था। जो अभी तत्कालीन सरकार है वो यही कहती है कि उस दौर में जंगल राज था, लेकिन अब क्या है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है बिहार की, क्योंकि चुनावी मौसम है। लेकिन सुशासन के दावे करने वाली सरकार के दावे फेल दिख रहे हैं और यहाँ अपराध का बोलबाला दिख रहा है। सरेआम एक शख्स की हत्या कर दी जाती है, और मामूली शख्स नहीं, आम व्यक्ति नहीं, बल्कि एक नामी कारोबारी जिसके घर के बाहर बाकायदा बदमाश तके रहते हैं कि वो कब आता है, और उस वक्त उसे मौत के घाट उतारते हैं। और हैरानी की बात ये कि जहां ये घटना होती है वो बहुत पॉश इलाका है, और वहां से महज कुछ कहीं मीटर्स की दूरी पर तो DM का ऑफिस है, वहां से कुछ ही दूरी पर पुलिस थाना है। और ये सवाल इसलिए हो जाता है कि जब बिल्कुल बगल में पुलिस थाना है, DM दफ्तर है, अधिकारियों का ऑफिस है, तब सोचिए इस तरह की घटना हो जा रही है, तो सोचिए सुदूर इलाके में क्या होता होगा। ये तो हम बिहार की राजधानी पटना की बात कर रहे हैं ना, बाकी जगहों पर क्या हो रहा है ये प्रश्न है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये पटना की तस्वीर है। गोपाल खेमका, जिस शख्स का नाम बताया जा रहा है, नामी बिजनेसमैन है, उनके घर के बाहर कैसे देखिए अपराधी पहले एक तरह से देखते हैं कि आखिर वो शख्स कब पहुंच रहा है, और उसके ठीक बाद वारदात को अंजाम देते हैं। ये देखिए, गाड़ी जैसे ही पहुंचती है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गाड़ी जैसे ही पहुंचती है, अपराधी आते हैं, हेलमेट लगाया हुआ है उन्होंने, और धड़ाधड़ फायरिंग कर देते हैं, जैसा लगता है किसी चीज का डर ही नहीं है। आप ये तस्वीर देखिए, फुल फ्रेम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, वारदात का CCTV फुटेज है ये। आप देखिए, गेट पर गाड़ी पहुंचती है और उसके ठीक कुछ ही सेकंड्स में जो अपराधी इंतजार कर रहे थे इस गाड़ी के पहुंचने का, वो निकलते हैं, हेलमेट लगाकर पहुंचते हैं, धड़ाधड़ फायरिंग करते हैं। हुआ क्या है, चलिए पूरा मामला पहले आपको बता देते हैं। बिहार की राजधानी पटना में बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई। रात 11:30 बजे गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की गई है।
घर के बाहर घात लगाकर बदमाशों ने गोली मार दी। गोपाल खेमका मर्डर की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। मर्डर के बाद पुलिस प्रशासन पर अब सवाल उठ रहे हैं। 2018 में खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हुई थी। इसी परिवार के बेटे की हत्या हुई थी 2018 में। अब पिता की हत्या कर दी गई है, जिसको लेकर कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और जो ये इलाका है, जो हम आपको बता रहे हैं, इलाका बहुत पॉश इलाका और यहाँ पे आसपास अधिकारियों के घर हैं, पुलिस थाना है, डीएम दफ्तर है, ये सारी चीजें मौजूद हैं। उसके बावजूद ये घटना हो जाती, यानी अपराधी पूरी तरह से ये सोच समझ कर यहाँ पहुंचे थे। और जहां पर ये घटना हुई है, हमारी टीम वहां पहुंची। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखा। जैसे ही ये गाड़ी यहाँ पहुँचती है और ये देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूँगा पैन करने के लिए। यहाँ पर ये देखिए, ये खून से लथपथ पूरा इनका सीट कवर है और ये खुद ड्राइव कर रहे थे अपनी गाड़ी को। और इसी गाड़ी पे ये देखिए, दोनों सीटों पर ये खुद ड्राइव कर रहे थे। और यहाँ पर जैसे ही इस इलाके में, अपने रेसिडेंशियल इलाके में पहुँचे, गांधी मैदान के पास ये सड़क है, गांधी मैदान का इलाका, उधर से आप आते हैं बांकीपुर क्लब से। और जैसे ही ये इनका घर का मेन डोर है और जैसे ही गाड़ी यहाँ पहुँचती है, इस इलाके में जो कॉर्डन किया गया है ईंट से, और यहाँ पर छलनी कर दी जाती है उनको। अब जो सरकार बार बार कहती है कि ये सुशासन वाली सरकार है, यहाँ पर सब कामकाज पक्का है, ये पुराना बिहार नहीं है, अब उस सरकार के दावों पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये गोली सिर्फ खेमका साहब पर नहीं चली है, ये प्रशासन के उन दावों पर बुलडोजर चल गया है, जिसमें वो बढ़ चढ़ कर कहते हैं कि बदला हुआ बिहार। रिपोर्ट देखिए। अब देखिए, घर के आगे मारा 11:30 बजे। देख लीजिए इस जंगल राज को। तारीख 4 जुलाई, समय 11:37। बिजनेसमैन गोपाल खेमका के घर के बाहर घात लगाकर बैठे ये वही बदमाश है जिसने बिहार की राजधानी पटना में वारदात को अंजाम दिया। कुछ सेकंड ही गुजरे थे कि गेट पर आकर 2 गाड़ियां रुकी। पहली ही गाड़ी में बिजनेसमैन गोपाल खेमका सवार थे। इसी बीच घात लगाकर बैठे बदमाशों ने गाड़ी के पास पहुंचकर 1-2 नहीं, कई गोलियां मारकर गोपाल खेमका की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। क्लब से वो 11:30 बजे अपने घर के आगे आए हैं, यहाँ पे गोली मार दी। लेकिन अब सवाल तो सुशासन का दावा करने वाली सरकार पर उठ रहे हैं, क्योंकि ये गोली एक बिजनेसमैन पर नहीं बल्कि सुशासन के दावों पर चली है। हत्या बिजनेसमैन की नहीं बल्कि राजधानी पटना की कानून व्यवस्था की हुई है। और अब यही वजह है कि पेट्रोलिंग और सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली पटना पुलिस की सच्चाई खुद जमीन पर पड़े गोली के खोखे बयां कर रहे हैं। पुलिस वालों को 1.5 घंटा से पता नहीं है मेडिवर्सल कहाँ है, लोकेशन खोज रहे हैं ये लोग। पुलिस को खबर नहीं है, इतने बड़े आदमी की गोली मार के हत्या कर दी गई। 3 साल पहले इनके बेटे को गोली मार दिया गया था। क्या है, मेडिवर्सल का एड्रेस हमको नहीं मिला। और ऊपर से कहते हैं मेडिवर्सल का हम लोग को एड्रेस नहीं था, लोकेशन नहीं मिला। लोकेशन नहीं मिला। गांधी मैदान के पास में घर कहाँ पर? गांधी मैदान थाना से मेरा घर मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे भी नहीं है। और वहाँ गोली चली है मेन रोड पर। उसको इन लोगों पुलिस वालों को खबर नहीं है, कोई जिप्सी वाला नहीं, कोई पेट्रोलिंग वाला नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस गोली की आवाज से पूरा गांधी मैदान थाना इलाका दहल गया, पड़ोसी जगकर सड़कों पर आ गए, अफरा तफरी मच गई, उस गोली की आवाज पटना पुलिस को घंटों तक सुनाई नहीं दी, जबकि थाना महज 500 मीटर की दूरी पर है। गुंडों ने उनके सर पर सटा के गोली मार दी। उसके बाद परिवार के सदस्य उनको लेके मेडिवर्सल गए, जबकि उनके घर से 500 मीटर के आगे थाना है। 500 मीटर के इधर पश्चिम साइड में डीएम आवास है। 500 मीटर दक्षिण पुलिस लाइन है। कोई पुलिस का आदमी न घटनास्थल पे आया, न हॉस्पिटल तक पहुंच पाया। इतना बड़े आदमी के गोली मार के हत्या कर दिया गया। पुलिस वालों को 1.5 घंटा से पता नहीं है। लोगों का आरोप है कि हत्या के करीब 1.5 घंटे तक पटना पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। पटना एसएसपी का मोबाइल बंद था। परिजनों ने वारदात की सूचना पुलिस को देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फोन रिसीव ही नहीं किया, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं।
ये जांच करने के लिए हमने एसएसपी को निर्देश दिया है कि किस समय पे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और कितनी देर में रिस्पॉन्ड किया गया। यदि इसमें किसी पदाधिकारी की कोताही पाई जाएगी तो कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। देख लीजिए ये जंगल राज को। वारदात के बाद पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी मौके पर पहुंचे, घर वालों से मुलाकात की और फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। आरोप लगाया कि पटना में कोई भी सुरक्षित नहीं है, अब बिहार में सिर्फ माफिया हावी है। एक ही परिवार के एक ही जाति के 7 आदमी को मार दिया गया सिवान में। 4 आदमी मर गए। नरसंहार नहीं है, बक्सर नरसंहार नहीं था। ये 4 किलोमीटर के मेरीन ड्राइव जब 1 साल में सुरक्षित नहीं है तो ये बिहार सुरक्षित करेंगे। हालांकि वारदात के घंटों बाद जागे प्रशासन ने अब मामले की जांच तेज कर दी है। हत्या की जांच के लिए बिहार पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, जिसका नेतृत्व सिटी सेंट्रल एसपी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने की कोशिश की, लेकिन जांच पर सवाल अब इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसकी गुत्थी बिहार पुलिस अभी तक नहीं सुलझा पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये घटना जब से सामने आई है तब से परिजनों में आक्रोश है और वो कह रहे हैं कि समय पर पुलिस तक नहीं पहुंची इस घटना के हो जाने के बावजूद। सुनिए जरा क्या कहना है परिजनों का। क्या किसी से राइवलरी थी? क्या मालूम, कुछ रीजन मालूम नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। 2018 में गुंजन खेमका का तो केस आपने पढ़ा ही होगा। अब बिहार में जिस हिसाब से गुंडागर्दी बढ़ रही है, अब रहने लायक नहीं है। ये पोजीशन है। हम तो 2 साल पहले इन लोग को, बच्चे लोग को बोल दिए थे कि आप लोग डेरा उरा फैक्ट्री उक्ट्री बंद करके अब गुजरात वगैरह निकल जाइए। अब बिहार में रहने लायक नहीं है। आए दिन मतलब गुंडागर्दी। अभी तो 2025 में इलेक्शन आ रहा है, देखिए क्या क्या होता। दिन दहाड़े आदमी को गोली मार दे रहा है। ये हमारे परिवार में तीसरा केस हुआ। और जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं जब ये घटना घटित हुई उसके बाद नीतीश कुमार ने ट्वीट किया। जरा तस्वीर दीजिएगा। नीतीश कुमार ने सवाल खड़े किए कि ये जो घटना है इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बोला कि अधिकारियों के साथ वो समीक्षा कर रही है। उनका ट्वीट आप देख रहे हैं, जहां पर पूरी बातचीत उन्होंने लिखी है, बताया है कि कैसे जो हालात है, विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई है, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये दोहराया गया नीतीश कुमार के ट्वीट में। यह कहा गया कि अपराध करने वाला कोई भी उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और आपराधिक घटनाओं के अनुसंधान कार्य में तेजी लाने और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, कानून व्यवस्था ठीक करने का निर्देश दिया है। ये ट्वीट जरूर नीतीश कुमार का आया, लेकिन इसको लेकर भी बहुत संतोष परिजनों के मन में भी नहीं है और यही वजह है कि विपक्ष भी हमलावर है, पूछ रहा है कि हो क्या रहा है। पप्पू यादव को सुनिए। वो तो थे देवता, सही कहा था उन्होंने। और हम कहते हैं कोई लौटा दे मेरे उस बिहार को, कोई लौटा दो। भैया कल एक ही परिवार के एक ही जाति के 7 आदमी को मार दिया गया सिवान में। 4 आदमी मर गए। नरसंहार नहीं है, बक्सर नरसंहार नहीं था। ये 4 किलोमीटर के मेरीन ड्राइव जब 1 साल में सुरक्षित नहीं है तो ये बिहार सुरक्षित करेंगे सर। 4 किलोमीटर, जबकि अपराधी को भागने का और मोटरसाइकिल को भागने का और हैरिया कट काटने का कोई जगह नहीं है सर। ये 4 किलोमीटर पर जब बेटी बहन को नहीं बचा सकते। 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या जमीन माफियाओं ने की थी, उद्भेदन नहीं हुआ सर, दबा दिया गया। 6 साल बाद फिर जमीन माफियाओं ने, इन पर प्रेशर था इनके अस्पताल को नीलाम और दे देने की। कौन कौन लोग थे इसमें? क्या वरिष्ठ पदाधिकारी? अच्छा, इसमें जमीन माफिया का इन्वॉल्वमेंट सर? तो ये अपराधी हैं, इतने बड़े समाज सेवी सर। कॉल डिटेल निकालिए, इनका भी, जमीन कारोबारी का भी, पहले जो घटना घटी उसका भी सर कॉल डिटेल निकालिए और डोरेशन लोकेशन निकालिए। जब सर हमारे यहाँ जब कोई व्यवसायी नहीं बचेगा तो कौन बचेगा सर? तो पप्पू यादव पूछ रहे हैं कि जब हमारा व्यवसाय ही नहीं बचेगा तो बचेगा कौन? एक अविश्वास का भाव पैदा हो रहा है, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए चुनावी मौसम है, इसी साल चुनाव होने और ऐसे में इस तरह की कानून व्यवस्था को लेकर आम जनता भी पूछ रही है कि क्या ये जंगल राज नहीं है, कहां गया सुशासन? विपक्ष भी इसको लेकर प्रश्न पूछ रहा है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं।
बिहार की राजधानी पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या के बाद जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, सुशासन को पूरी तरह से फेल बताया जा रहा है, पुलिस एसआईटी बनाकर जांच कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। आरजेडी नेता ने ट्वीट कर लिखा कि थाने से चंद कदम दूर पटना में बिहार के बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या। हर महीने में बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते, क्योंकि इसे ही शास्त्रों में मीडिया प्रबंधन, परसेप्शन मैनेजमेंट और छवि प्रबंधन कहते हैं। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में, और आदरणीय नीतीश कुमार जी अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। ये सरकार पूरी तरह से बिहार में अराजक स्थिति हो गई, चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। ये सरकार की विदाई से ही बिहार की भलाई होगी। कांग्रेस ने भी बिहार सरकार को जमकर घेरा, आरोप लगाया कि बिहार में पुलिस की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है, नीतीश कुमार का शासन बेमान हो चुका है, और फिर इस्तीफे की मांग कर डाली। नीतीश कुमार जी के जो शासन है, इकबाल है, वो जो है बीमार हो चुका है। मैं स्पष्ट कह दूं कि नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन, खास करके बीजेपी के लोग इसको मुद्दे पर इस्तीफा देना चाहिए और परिवार को सुरक्षा देना चाहिए। खुद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस वारदात को चिंताजनक बताया, सरकार की लापरवाही पर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार को अब बहुत चिंतित होने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर एक शहरी इलाके में इस तरीके से खुले आम इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जहाँ पे व्यवस्था सब अगल बगल है, थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी आसपास रहते हैं, अगर इतने पॉश इलाके में अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि वारदात को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जरूरत पड़ी तो बदमाशों का एनकाउंटर भी होगा। इस घटना पर सरकार पूरी गंभीरता से त्वरित गति से कार्रवाई करेगी। अपराधियों बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधी का पहचान भी हो चुका है और सरकार पूरी तरह से, मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको संज्ञान में ले रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि जो एक्शन पुलिस को पहले दिखाना चाहिए था, उसे अब दिखाने का क्या फायदा। सोचने की बात तो ये भी है कि अगर डीएम आवास और पुलिस लाइन से कुछ ही दूर बदमाश ऐसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, बिहार की राजधानी में घात लगाकर एक बिजनेसमैन की हत्या कर सकते हैं, तो पूरे बिहार का क्या हाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऐसे में तेजस्वी यादव भी अब प्रश्न खड़े कर रहे हैं। उनका अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके सामने आई, उन्होंने क्या कहा है, क्या बयान दिया, सरकार पर कैसे सवाल खड़े किए, उन्हें भी सुनिए। जंगल राज की बात करने वाले लोग जंगल राज आ जाएगा। कल रात में हत्या कर दी गई खेमका की। ऐसा कोई दिन नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हत्या, बलात्कार, डकैती, रंगदारी ना हो रही हो, गैंग रेप ना हो रहा हो, बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है। इन्हीं लोग की सरकार ने खेमका जी के बेटा की हत्या हुई, हम उसमें कैंडल मार्च में गए थे, और आज देख लीजिए कितने व्यवसायियों की बिहार में दुकान में भी हम गए थे, लोग अच्छा दुकान में घुस की गोली मारा लोग। देखिए, नीतीश कुमार ने तो ट्वीट करके कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। डिप्टी सीएम सामने आते हैं सिन्हा साहब, वो कहते हैं कि कार्रवाई होगी, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरे डिप्टी सीएम भी अब जवाब दे रहे हैं। इस बीच सवाल प्रशांत किशोर भी पूछ रहे हैं, दोनों को सुनिए। ये कह रहा हूं कि लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का तांडव था और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। जनता की हालत जितनी बदहाली उस समय थी, उतनी ही बदहाली आज भी है। इसको पुलिस जांच कर रही है। बिहार की सरकार ने एसआईटी का, बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एसआईटी का गठन किया है। कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है।
तो देखिए, सरकार तो बार बार कह रही है कि कोई अपराधी किसी भी कीमत पर बचने वाला नहीं है, लेकिन किस तरह की कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक बातें की जा रही हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अपराधी आराम से अपराध को अंजाम देकर फरार हो चुके हैं। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, बात अब भोपाल के ग्रूमिंग गैंग की कर रहे हैं। जी हाँ, ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग की खबर हमने आपको प्रहार में दिखाई थी कुछ दिनों पहले, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे जाल में फंसाया जाता है लड़कियों को और उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया जाता है। ठीक वैसा ही मामला भोपाल से सामने आया। आपको याद होगा 90 के दशक में अजमेर से भी ऐसी खबर आई थी, जहां पहले वीडियो बनाकर बातों में फंसाकर लड़कियों को पहले गैंगरेप किया जाता था, उसके बाद धर्मांतरण किया जाता था और उनकी संख्या, लड़कियों की संख्या पता नहीं कितनी थी, असंख्य लड़कियों को इसी तरह फंसाया गया था। वैसा ही मामला भोपाल में सामने आया। भोपाल में ये मामला अप्रैल में सामने आया। इस मामले में कार्रवाई हुई, लेकिन अब एनएचआरसी की रिपोर्ट हैरान कर रही है, सवाल खड़े कर रही है कि पुलिस ने क्या कुछ रसूखदारों को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि मास्टरमाइंड अभी भी गिरफ्त से बाहर है और ये क्या एक पूरा सिंडिकेट जो चलाया जा रहा था उसको यूं ही छोड़ दिया गया। कार्रवाई गंभीरता से नहीं की गई, क्योंकि एनएचआरसी की रिपोर्ट में ये बड़ी बातें सामने आ रही हैं। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे, क्योंकि कई सवाल खड़े हुए हैं पुलिस की कार्रवाई को लेकर। किस तरह से सिंडिकेट चलाया जा रहा था, क्या ये एमपी तक ही सीमित था, मध्य प्रदेश तक ही सीमित था, या देश के अलग अलग हिस्सों में चलाया जा रहा था। बहुत सारे सवाल थे जिनकी तह तक शायद पुलिस ने पहुंचने की कोशिश नहीं की, और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा एनएचआरसी की रिपोर्ट में आया। खबर क्या है चलिए पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि एनएचआरसी कह रहा है कि रसूखदारों को बचाया गया है। भोपाल में अजमेर कांड सामने आया है। हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म का खेल खेला गया है, वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का खेल खेला गया। प्राइवेट कॉलेज की छात्राओं को निशाना बनाया गया है। पहले एक छात्रा को फंसाकर रेप और वीडियो बनाया, उसी छात्रा को ब्लैकमेल कर उसकी दोस्त को फंसाया। देखिए वही पैटर्न है जो अजमेर में फॉलो हुआ था। कई छात्राओं के साथ अलग अलग जगहों पर यह वारदात हुई है और 18 अप्रैल को पहला मामला सामने आया था, जिसके बाद 3 और लड़कियों ने मामले दर्ज कराए। हिम्मत करके लड़कियां आगे आई, उन्होंने कार्रवाई के लिए मामले दर्ज कराए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मामले में जिस तरह से लड़कियां आगे आई, उन्होंने अपनी बात रखी, कार्रवाई वैसे ही हुई, उतने मजबूत तरीके से एक्शन लिया गया? इस सवाल की तह तक हम जाएंगे, लेकिन जरा आपको दिखा देते हैं भोपाल के वो जिहादी हैवान कौन थे। जरा नाम दीजिएगा। ये देखिए, ये नाम आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा सिंडिकेट चलाया जा रहा था। फरहान खान, साहिल खान, साद, अबरार, अली खान, नबील, ये वो चेहरे हैं जो एक्सपोज हो गए। लेकिन क्या इतना समझ नहीं आया पुलिस को, भोपाल पुलिस को, कि ये चेहरे किसी के हाथों की कठपुतली हो सकते हैं? और इसी को लेकर एनएचआरसी सवाल पूछ रहा है कि आखिर मास्टरमाइंड को लेकर, इस पूरे सिंडिकेट, इस पूरे नेक्सस को ब्रेक क्यों नहीं किया गया? जरा अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यह उस वक्त की तस्वीर है जब इन आरोपियों को पकड़ा गया था। 18 अप्रैल की घटना थी। उसके बाद पुलिस ने जिहादियों की परेड निकलवाई थी, बाकायदा उठक बैठक कराई थी। ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि कार्रवाई हुई है, और ये उसी वक्त की तस्वीर है। अप्रैल महीने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये अभी की तस्वीर नहीं है, ये समझ लीजिएगा। लेकिन ये जो तरीका था बताने का कि कार्रवाई हुई है, उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि क्या सिर्फ इन्हें पकड़कर, इस तरह से परेड कराकर अपना काम पूरा कर लिया पुलिस ने? क्या आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या तह तक जाने की कोशिश नहीं की गई कि आखिर इन तीनों जो शख्स हैं, ये जो तीनों लड़के हैं, इनके साथ और कौन थे? 6 लोगों का नाम हमने आपको बताया, लेकिन इनके साथ कौन मास्टरमाइंड था? वहां तक पुलिस ने पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की? ये सवाल बना हुआ है। चलिए जरा आपको बताते हैं कि कैसे ये लड़कियों को फंसाया करते थे। पहले ये जान लीजिए, यूके के ग्रूमिंग गैंग के पैटर्न को ये फॉलो किया करते थे और हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में ये फंसाते थे। आरोपी क्लब और रेस्टोरेंट्स में पार्टी कराते थे पहले, और फिर छात्राओं को जबरन नशा दिया जाता था, ड्रग्स दिए जाते थे। नशे के बाद आरोपी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते थे और उसके बाद उसका वीडियो बना लेते थे, अश्लील वीडियो बनाकर इन बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता था। धर्मांतरण और कलमा पढ़ने का दबाव इन पर बनाया जाता था। ये पूरा इनका प्रोसीजर ठीक वैसा ही है जैसे यूके में होता था ग्रूमिंग गैंग की तरफ से, और वैसी ही तस्वीर यहाँ सामने आई है। लेकिन जरा आपको बताएं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। कहाँ एक जगह इन्होंने तय की हुई थी। ये तस्वीर देख लीजिए, ये गलत तस्वीर लगाई है अमित, इस तस्वीर को चेंज करिएगा। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम क्लब 90 में होता था, और ये तस्वीर देखिए, ये है वो तस्वीर क्लब 90 जिसे डिमोलिश कर दिया गया है। क्लब 90 पर एक्शन ले लिया गया है, लेकिन आप सोचिए कि ये वो जगह थी जहां वारदात को अंजाम दिया जाता था।
जहां वारदात को अंजाम दिया जाता था, ये वो जगह थी और इसे डिमोलिश कर दिया गया। हो सकता है यहाँ कोई साक्ष्य पड़े हो। क्या इस पहलू पर भोपाल पुलिस ने सोचा ही नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तस्वीर सवाल खड़े कर रही है। दुष्कर्म का अगर यही अड्डा था तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हो सकते थे जिनकी तह तक जाने की कोशिश करनी चाहिए थी। इसको लेकर भी एनएचआरसी ने प्रश्न खड़े किए हैं कि आपने डिमोलिशन ही कर दिया। ये बुलडोजर एक्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ऐसा लगा कि भोपाल पुलिस ने अपनी इमेज बचाने की पूरी कोशिश की। क्योंकि पहली तस्वीर जब हमने आपको दिखाई, जब लोग कान पकड़कर बैठ रहे थे, सड़क पर परेड कराई जा रही, ये एमएनएस की गुंडागर्दी की तस्वीरें हैं और ये आज सुबह की ही तस्वीरें हैं। कैसे पत्थर बरसाए जाने, देखिए सिक्योरिटी पर्सन रोकने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। दनादन पत्थरबाजी हो रही है। ये दफ्तर है जिस पर धड़ाधड़ पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अब आपने देखा कि एक दफ्तर पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। किसका दफ्तर था, क्यों पत्थर बरसाए जा रहे थे, चलिए पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी लगातार जारी है। ये दफ्तर सुशील केडिया का था, निदेशक सुशील केडिया जो निवेशक हैं बड़े। कार्यकर्ताओं ने जमकर इनके दफ्तर में तोड़फोड़ की, दफ्तर के गेट पर नारियल से पहले अटैक किया और उसके बाद गार्ड के रोकने पर भी ये नहीं माने। तोड़फोड़ की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूरे इलाके में मुस्तैदी दिखाती है, लेकिन सवाल यह है कि इतना मन कैसे बढ़ गया कि आप अचानक से पहुंचकर ऐसे कहीं भी अटैक करना शुरू कर दें। ये बहुत बड़ा सवाल है और जरा अब आपको बताते हैं कि ये कहानी शुरू कहां से हुई। दरअसल जो केडिया है, सुशील केडिया, वो निवेशक है, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं महाराष्ट्र में। उन्होंने ये ट्वीट किया था, ये कल का ट्वीट है और इस ट्वीट में लिखा है कि राज ठाकरे उन्हें धमका रहे हैं और उनके 100 से ज्यादा कर्मचारी ये कह रहे हैं कि आप मराठी बोलो। इन पर दबाव बनाया जा रहा था। जो कार्यकर्ता थे वो कह रहे थे कि आप मराठी बोलो और जो मराठी नहीं बोलेगा उसके साथ क्या कर रहे हैं ये तो हम देख ही रहे हैं। तो ये वही तस्वीर थी जिसको लेकर ट्वीट किया था। ट्वीट में और क्या कुछ लिखा था केडिया ने, जरा आपको बता देते हैं, जानकारी देते हैं। सुशील केडिया ने राज ठाकरे को दरअसल चैलेंज कर दिया था। केडिया ने एक्स पर लिखा था कि मैं मुंबई में 30 साल से रह रहा हूँ, मैं ठीक से मराठी नहीं जानता। आपके घोर दुर्व्यवहार के कारण मैंने संकल्प लिया है कि जब तक आप जैसे लोग मराठी मानुस की देखभाल करने का दिखावा करते रहेंगे तब तक मैं मराठी नहीं सीखूंगा। क्या करना है बोल। ये केडिया का ट्वीट था, जिसके बाद ये इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई। वो अचानक पहुंचते हैं और अटैक कर देते हैं। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश वहां पहुंचे केडिया के दफ्तर पर। सुशील केडिया के दफ्तर पर कैसे अटैक किया गया, जरा उनकी रिपोर्ट देखिए स्पॉट। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि मुंबई पुलिस की टीम पहुंची हुई है। अंदर भी मुंबई पुलिस की टीम गई है, इस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह तकरीबन 11 बजे यहाँ पे मनसे कार्यकर्ता पहुंचे और यहाँ पर नारेबाजी किए, नारियल फेंके, पत्थर फेंके। और ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो यही गेट है, यहाँ यही गेट पे मनसे कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और नारेबाजी किए, नारियल फेंके। क्योंकि जिस तरह से सुशील केडिया और मनसे के बीच में विवाद चल रहा था। सुशील केडिया ने ट्वीट किया था कि मुंबई में 30 साल से रहता हूं और हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती जानता हूं, लेकिन मराठी अब नहीं सीखूंगा। इसके बाद ये भाषा विवाद बढ़ता गया और इसके बाद यहां पर मनसे कार्यकर्ता आज पहुंचे और यहां पर पत्थरबाजी की। और हैरानी की बात, ये तस्वीरें जो बार बार सामने आ रही हैं, उसके बावजूद राज ठाकरे के जो हिंसक बोल हैं, भड़काऊ बोल हैं, वो थम नहीं रहे। आज मंच से उन्होंने क्या कहा है, सुनिए जरा। ज्याच्यातनं या सगळ्या गोष्टी खरं तर सुरू झाल्या। चाहे गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी आनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसे पीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो आपको उसके कान के नीचे मारना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो न बनाएं। पीटा गया व्यक्ति बताए कि उसे पीटा गया है। आपको हर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। सगळं सुरू होईल आता। तो देखिए, इनके हिसाब से तो आप पीट भी दीजिए, वीडियो भी मत बनाइए, किसी को बताइए मत, जो मन आए करिए। इनके हिसाब से तो खुली छूट है, इनको किसी की इज्जत नहीं है, ना भारत की इज्जत है, ना हिंदी भाषा की, ना मराठी की इज्जत है। नहीं तो ऐसे नहीं बयान देते। इसको लेकर रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। राज ठाकरे ने एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मराठी भाषा अपनी मातृभाषा, उसका तो सम्मान होना ही चाहिए।
लेकिन जो हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है उसका भी सम्मान होना चाहिए। तो मराठी के नाम पर हिंदी का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदी का अपमान करने का मतलब संविधान का अपमान है। और मुझे लगता है कि जिसको मराठी आती नहीं है लेकिन दादागिरी करके उनको मराठी बोलो नहीं तो थप्पड़ मारेंगे, और अभी थप्पड़ और वीडियो निकालते हैं और वो सबको भेजते हैं। और अभी राज ठाकरे जी बोला वीडियो मत निकालो, थप्पड़ मारो, तो अगर वो थप्पड़ मारते हैं तो वो उनको भी थप्पड़ खानी पड़ेगी। हर बात ऐसा कोई थप्पड़ खाने का काम नहीं करेगी। मेरा कहना ये है कि राज ठाकरे जी ने ऐसी दादागिरी करने वाले जो उनके कार्यकर्ता है उनको समझाने की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें समझाएंगे नहीं। तो देखिए, रामदास अठावले भी कह रहे हैं कि समझाने की आवश्यकता थी, लेकिन राज ठाकरे समझा नहीं रहे, भड़का रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक और तस्वीर है। ये देखिए, राज और उद्धव 20 साल बाद एक ऐसी खाई जो दोनों भाइयों के बीच बनी, दोनों ने अलग अलग पार्टियां बना ली, अलग अलग चुनाव लड़ा और अब ये एक साथ हैं। ये एक साथ जो आप इनको देख रहे हैं, इसके पीछे इनका आपसी प्यार नहीं है, इनका आपसी लगाव नहीं है, या एक दूसरे के प्रति वो भाई का धर्म इनका जागा नहीं है अचानक से 20 साल बाद। दरअसल ये सारा मामला सियासी है। इन्हें लग रहा है कि इनकी राजनीतिक जमीन हिल चुकी है, इनके पास कहीं स्कोप नहीं है। ऐसे में दोनों भाई 20 साल बाद एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, इस तस्वीर के अंदर की खबर अब आपको जरा बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर यूं ही नहीं सामने आई। जरा जानकारी आपको देते हैं। लोकसभा चुनाव में महाअघाड़ी बुरी तरह हारी थी, आपको याद होगा वो तस्वीर। और अब सभी की नजर बीएमसी चुनाव पर, ये दोनों भाई इसीलिए साथ हैं। महायुति पहले से काफी मजबूत स्थिति में आ चुकी है और ऐसे में 2017 के बीएमसी ने 84 सीटें इन्होंने जीती। एकनाथ शिंदे की बगावत से उद्धव को झटका लगा, उनका तो पूरा सिस्टम ही हिल गया। और ऐसे में एमएनएस के सिर्फ 7 पार्षद ही उस वक्त जीत सके और राज और उद्धव मराठी अस्मिता को अब मुद्दा बना रहे हैं। एक मतलब मुद्दा ये जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मराठी वोटों को अपनी तरफ करने की इनकी कोशिश है। बाल ठाकरे की विरासत के जरिए सियासी जमीन बचाने की कोशिश है। लेकिन बाल ठाकरे हिंदी विरोधी नहीं थे, हिंदी भाषा का विरोध वो नहीं करते थे। मराठी के सम्मान की बात ठीक है, आप चाहें कि दिल से कोई किसी लैंग्वेज को, किसी भाषा को अपनाए, वो ठीक है। लेकिन डंडे के दम पर आप कहेंगे कि कोई भाषा सीख लो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीखेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। राज ठाकरे पर फडणवीस का बयान आया है कि मुंबई से मराठी लोग उन्होंने भगाए हैं। सीएम ने कहा है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम मराठी हैं लेकिन हिंदुत्ववादी हैं। ये बड़ी बात कही है देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारा हिंदुत्व सबको साथ लेकर चलने का है। देवेंद्र फडणवीस ये बड़ी बात कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। तो देखिए, ये सब कुछ चल रहा है और सारा मामला सियासी है, ये जरूर समझ में आ रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी उन कार्यकर्ताओं से जो मराठी सिर्फ बोलते हैं, क्या वो कर्नाटका में जाकर कन्नड़ बोलेंगे? क्या तमिलनाडु में वहां पर वो दूसरी वहां की भाषा सीखेंगे या उन्हें वहां मारने की इजाजत दे दी जाए? ये प्रश्न उनसे है, ये उन्हें समझना होगा। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की बात कर रहे हैं अब और नेम प्लेट विवाद की बात करते हैं, क्योंकि नेम प्लेट विवाद लगातार जारी है। अब जो खबरें आ रही हैं उसे अलग अलग जगहों को लेकर रोज नित्य नए खुलासे हो रहे हैं और हिंदू समाज जाग गया है। क्यों हम ऐसा नहीं थे? और ये बुलडोजर एक्शन की ऐसा लग रहा था कि भोपाल पुलिस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी परसेप्शन बना रही, इमेज बना रही कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसे में एनएचआरसी की रिपोर्ट अब हैरान करती है। भोपाल रेप धर्मांतरण मामले में, संवेदनशील मामले में पुलिस की जांच से एनएचआरसी बहुत नाराज है। पुलिस की जांच पर एनएचआरसी ने सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है, ये मानवाधिकार आयोग कह रहा है। बिना सबूत जुटाए क्लब 90 को तोड़ दिया गया, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई बुलडोजर एक्शन। क्लब 90 की फॉरेंसिक जांच की जानी चाहिए थी। अब दुष्कर्म का अगर अड्डा ही वो था, वहां पर ही वारदात होती थी, तो वहां की जांच जरूरी थी। क्लब 90 से सबूत जुटाए जाने चाहिए थे जो नहीं जुटाए गए। एनएचआरसी इसी को लेकर प्रश्न पूछ रहा है। एनएचआरसी ने लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई की मांग की है कि क्यों ना उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर लापरवाही की है, या ये कहें कि कुछ रसूखदारों को बचाने का काम किया है। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या सवाल खड़े हुए हैं। एनएचआरसी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, कई आरोप लगाए। क्या क्या आरोप लगाए? भोपाल रेपकांड एक संगठित अपराध है, एनएचआरसी ये कह रहा है। पुलिस ने जो आरोपी सामने थे सिर्फ उन्हें पकड़ा, यानी अभी भी मास्टरमाइंड कहीं है। इस मामले में बड़े अपराधी अभी भी गायब हैं, एनएचआरसी भी यही कह रहा है।
इस मामले में और पीड़िताएं हो सकती थी। अगर पुलिस भरोसे में लेती तो हो सकता है सिर्फ 3 बेटियां ही नहीं, कुछ और बेटियां भी सामने आती, अपनी बात रखती, पूछती कि आखिर इस मामले में उनके साथ क्या हुआ है, बताती। लेकिन आरोपियों को फंडिंग कौन कर रहा था ये भी अभी तक पता नहीं लगाया गया, क्योंकि अकेले इन 6 लड़कों के दम पर नहीं है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना। बिना पूरी जांच के जल्दबाजी में क्लब 90 को तोड़ दिया गया। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि क्लब 90 को कैसे डिमोलिश किया गया। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस घटना के बाद यहाँ पर हवाओं में है कि क्या किसी को बचाया गया है, क्या यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर नॉर्मल तरीके से इग्नोर की गई हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें अगर आप जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ लूप्स हैं जहाँ पर गलतियां दिख रही हैं और इन्हीं गलतियों पर NHRC में गुस्सा। रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अब से कुछ महीने पहले भोपाल में भी अजमेर जैसे रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण मामले का खुलासा हुआ। पकड़े गए सभी आरोपी मुस्लिम समुदाय से थे और इनके निशाने पर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियां थी। इस जिहादी कांड का मुख्य आरोपी फरहान अपने ही कॉलेज की लड़कियों से पहले दोस्ती करता, फिर उन्हें अपने प्यार में फंसाता और फिर शुरू होता ग्रूमिंग गैंग का असली खेल। इस जिहादी खेल में फरहान के साथ पूरा गैंग था जो हिंदू लड़कियों को क्लब्स और होटल्स में ले जाते थे, जबरन नशा कराते थे और फिर जबरन रेप कर उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाते थे। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फौरन आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई। महिला आयोग ने पीड़ित लड़कियों से मुलाकात की, लेकिन इस मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसके बाद भोपाल पुलिस की कार्यशैली और इस सनसनीखेज मामले में की गई लापरवाही सामने आई है। NHRC का दावा है कि पुलिस का फोकस सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित रहा। पुलिस अगर ठीक से काम करती और पीड़ितों में विश्वास जगा पाती तो हो सकता है कि और भी पीड़िताएं सामने आती जिन्हें न्याय मिलता। यहाँ देखने में आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में फ्लॉज है। कई सारे विक्टिम्स को ढूंढा जाना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी विक्टिम ना बच पाए, कोई भी विक्टिम न्याय से दूर ना रह पाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखा गया कि विक्टिम्स को खोजने में पुलिस का कोई इंटरेस्ट नहीं था। NHRC ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है, जहां जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, पुलिस ने वहां से सबूत जुटाने की जहमत तक नहीं उठाई। पुलिस ने क्लब 90 जैसे व्यभिचार के अड्डे को बिना फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गिरा दिया। ये अपने आप में पुलिस की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में डालता है कि रेप के मामलों में जहां पे अनुसंधान ये करना चाहिए कि इस अड्डे का उपयोग किस किस को रेप करने के लिए हुआ, पुलिस केवल इस एजम्पशन पे मान गई कि जो लड़कियां सामने आई हैं उन्होंने क्लब 90 का नाम नहीं लिया। एक अवैध स्ट्रक्चर था, जब वो अपराध में प्रयुक्त नहीं हुआ तो गिराया क्यों? अगर अपराध में प्रयुक्त हुआ था तो फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए क्यों नहीं? किसको बचाने की कोशिश हुई? पुलिस की इस लापरवाही से मानवाधिकार आयोग खासा नाराज है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। साथ ही मांग है कि फरहान से जुड़े लोगों की कॉल डिटेल और इस सिंडिकेट का पूरा खुलासा हो। हमने बोला है कि जो पुलिस अधिकारी दोषी हैं बिना एविडेंस कलेक्ट किए बिल्डिंग को गिराने के लिए उन पर कार्रवाई हो। हमने बोला है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के पीछे शारिक मछली नाम के व्यक्ति के फरहान नाम के अपराधी के साथ क्या संबंध है उसको ब्लैक एंड व्हाइट में लेके आइए। कितने कॉल्स इनके बीच में हुए हैं, क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कितनी स्टेट्स में फरहान का नेटवर्क है, ये देश की जनता को मालूम होना चाहिए। भोपाल में वही हुआ है जो कुछ सालों पहले यूनाइटेड किंगडम में होता रहा। यही वजह है कि NHRC फरहान की गैंग को ग्रूमिंग गैंग करार दे रही है। यूनाइटेड किंगडम में इस्लाम मजहब को मानने वाले लोगों ने जब टारगेटेड रूप से स्थानीय निवासियों को, लड़कियों को टारगेट किया, पीडोफिलिया की तरह उनको रेप किया और उनको ब्लैकमेल किया, तो इसको ग्रूमिंग गैंग का नाम दिया गया। भारत में जब ये अपराध होता है, जहां हिंदू लड़कियों को मुसलमानों द्वारा टारगेट करके रेप किया गया है, तो ये सांप्रदायिक लैंगिक अपराध है। इसको सांप्रदायिक लैंगिक अपराध के रूप में डिफाइन करने की आवश्यकता है और हम इसको सांप्रदायिक लैंगिक अपराध मानते हैं और इस दिशा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह इसकी जांच होनी ही चाहिए। भोपाल पुलिस पर NHRC ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद भोपाल कमिश्नर जांच के आश्वासन के अलावा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं।
पुलिस ने काफ़ी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी थे, उसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसमें सभी जितने भी शिकायतें आई हैं पुलिस ने उसमें एफआईआर करके और सभी आरोपियों को चिन्हित करके उसमें उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है और तदनुसार उसमें सभी की गिरफ्तारी भी की गई है। भोपाल ग्रूमिंग गैंग मामले को लेकर एनएचआरसी और भोपाल पुलिस आमने सामने है। एनएचआरसी की रिपोर्ट के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही दोषी पुलिस वालों पर शिकंजा कसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एनएचआरसी ने तो अपना काम कर दिया, जो वो मेन पहलू थे जिस पर सवाल थे वो बता दिए। अब सरकार कैसे इस पर एक्ट करती है, पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और अब बात भाषा विवाद की करने जा रहे हैं, क्योंकि भाषा विवाद महाराष्ट्र में ऐसा शुरू हुआ है कि थम ही नहीं रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसी को जीत की चाबी बनाकर कुछ दल इसे और भड़काने में लग गए। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद आपको याद होगा कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत तेजी से उठा था और उसके बाद महायुति ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महाअघाड़ी सोच रही है कि हिंदी वर्सेस मराठी से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा दबा दे और अपनी जो एक तरह से सियासी जमीन है वो तैयार कर ले बीएमसी चुनावों से पहले। और सोचिए, ये करने के लिए, अपनी सियासत मजबूत करने के लिए दो भाई ठाकरे ब्रदर्स जो 20 साल से अलग मंचों पर रहा करते थे, कभी साथ नहीं दिखते थे, परिवारों में दूरी थी, उनकी दूरी यूं ही पट गई जैसे कोई एक कच्ची दीवार थी और तुरंत टूट गई और दोनों मंच पर साथ नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सियासत क्या ना करा ले और यही लग रहा है कि राज ठाकरे अब उसी सियासत की दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं और हिंदी वर्सेस मराठी कर रहे हैं। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं सबसे पहले, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि हिंदी भाषियों का जीना मुश्किल हो गया है। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप पर कभी भी अटैक हो सकता है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, तस्वीर देखिए, ये कह रहे हैं आपको बताएं कि नाम की पहचान को लेकर जो फरेब का खेल चल रहा था, अब वो जैसे जैसे एक्सपोज हुआ है, जो आम लोग हैं वो बहुत ज्यादा एक तरह से चिंतित है। खासतौर से कांवड़ यात्री जो हैं वो सोच रहे हैं कि 11 तारीख से जब कांवड़ लेकर जाएंगे तो क्या अपना खाना खुद लेकर जाएं। ये बहुत सारे सवाल हैं। इस बीच यशवीर महाराज जिन्होंने मुजफ्फरनगर में शुरू किया था वो एक तरह से चेकिंग अभियान, जिसको लेकर केस भी दर्ज हुआ यूपी पुलिस की तरफ से, अब वो पहुंचे मुरादनगर गाजियाबाद में और ये वो तस्वीर देखिए। यहाँ पर यशवीर महाराज ने पहचान अभियान फिर से शुरू किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ वो पहुंचे अलग अलग ढाबों पर मुरादनगर के, और जो सनातनी है या जो हिंदुओं के ढाबे जिनकी पहचान सच्ची है उन पर जाकर इन्होंने ये पोस्टर चस्पा किए। ये तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यशवीर महाराज ने जब मुजफ्फरनगर में उन ढाबों को चेक किया था, उसके बाद वैष्णो ढाबा किसी और का ढाबा निकला, वो ढाबा बंद हो गया। उस तरह के और ढाबे भी पता चले जिसमें QR कोड किसी और का, नाम किसी और का, और ऐसे में मुरादनगर में उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया। जरा आपको डिटेल देते हैं कहां कहां पहुंचे हैं। मुरादनगर में यशवीर महाराज ने अभियान चलाया, ढाबों पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबों की उन्होंने जांच पड़ताल की है। भगवान की फोटो दी है और ढाबे पर भगवा झंडा भी लगाया जिस पर पहचान जिसकी सच्ची मिली। पहले मुजफ्फरनगर और मेरठ में इनकी तरफ से अभियान चलाया गया था। मुरादनगर से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। जहां पर भगवान वाराह का चित्र होगा वहां थूक मूत्र वाले गैंग की खाद्य पदार्थ की दुकान नहीं होगी। जहां भगवान वाराह का चित्र है वहां सनातन धर्म के लोगों की दुकान होगी। ये विचार करके हमने अभियान चलाया है। हाँ, देखते हैं लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस चीज में। मुजफ्फरनगर कल रुड़की में भी एक घटना हुई है, रुड़की में भी ऐसे मिला है। तो भगवान वाराह की प्रतिमा दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, जहाँ जहाँ भगवान वाराह की मूर्तियां लगाई जा रही हैं वहाँ से अपना आप ही उगल के बाहर आ रहे हैं। जो ये कांवड़ यात्रा मार्ग है इसमें 85-90% ऐसी संख्या है थूक मूत्र जिहादी गैंग की जो अपना नाम और पहचान छिपा करके हिंदुओं के नाम से चला रहे हैं और ये कदम कदम पर बैठे हैं लोग। और हम आवाज़ तो उठा रहे हैं 2 वर्ष से, लेकिन कठोर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से इनके ऊपर नहीं हो रही है। इन लोगों की ये नई आदत नहीं है, ये लव जिहाद भी इसी प्रकार से करते हैं। कलावा हाथ में बांध के नाम बदल के, तो अनेक प्रकार से लैंड जिहाद ये करते हैं, लव जिहाद ये करते हैं। ये अभी इन्होंने भोजन जिहाद चला रखा है। तो इन सबको लगाम लगाने के लिए महाराज स्वामी महाराज यशवीर जी महाराज जो निकले हैं, सनातन धर्म के वीर इनके साथ हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चेकिंग हो क्यों रही है, क्योंकि तस्वीरें आती हैं थूक जिहाद की, मूत्र जिहाद की। ताजा तस्वीर राजधानी लखनऊ से आई है, ये देखिए। ये दूध को लेकर जो जा रहे हैं वो दूध के डोंगे में क्या कर रहे हैं,
ये इनका नाम पप्पू है, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला ये शरीफ हैं। इनका नाम पप्पू नहीं है, पप्पू तो दूसरा नाम है, पहचान के फरेब वाला नाम। और दूध में थूक कर घर पर ये दूध दे रहे हैं, ये स्थिति है। यही वजह है, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, सीसीटीवी फुटेज दिखा रही है, देखिए कैसे थूका जा रहा है। यही वजह है कि इस तरह की चेकिंग चल रही, इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे पप्पू जो शरीफ बने रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, ये देखिए आप। इनका नाम पप्पू इन्होंने बताया, लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो शरीफ नाम इनका निकला, लेकिन इनकी शराफत कहीं नहीं दिखाई दे रही। ये थूक कर दूध दे रहे हैं, ये वो तस्वीर है। और यही तस्वीर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े करती है, और यही वजह है कि कांवड़ यात्री हो, कोई शुद्धता से कोई भी समझौता नहीं करना चाहता। अविश्वास पैदा हो गया, अविश्वास की वजह यही है। और इसी को लेकर देखिए प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि कांवड़ यात्रा भी है और मुहर्रम भी है, और ऐसे में प्रशासन अलर्ट है। कांवड़ रूट पर अधिकारियों के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया है, जिससे एकदम हालात नियंत्रण में रहे। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, निर्देश जारी कर चुके हैं। जुलूसों के दौरान सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी कि कोई भड़काऊ बयान तो नहीं आ रहा है, कोई भड़काऊ तस्वीर तो नहीं आ रही है। शरारती तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर के आदेश पहले ही योगी आदित्यनाथ ने दिए कि कहीं कोई गलती की गुंजाइश उत्तर प्रदेश में नहीं है। और इसी को लेकर मुजफ्फरनगर में अब क्या हालात है, क्योंकि पंडित जी ढाबा तो बंद हो चुका है, वहां अभी क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। देखिए, व्यवस्था जो है ये हम लोग त्योहारों में विशेष अलग से व्यवस्था किए हैं, चाहे वो एटीएस की टीम हो, डॉग स्क्वाड हो, बम डिस्पोजल स्क्वाड हो, साथ ही साथ 6 कंपनी पीएसी का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, बाकी 2,500 से 3,000 जो हमारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, और ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ बता दूं आपको, सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जगह जगह हमारे एलआईयू की इंटेलिजेंस की टीमें भी लगी हुई हैं, ताकि कोई भी सूचना अभिसूचना आती है तत्काल उस पर एक्टिवेट होकर कार्रवाई की जा सके। सोशल मीडिया सेल जो होता है उस पर जो मीडिया है, वो मीडिया पर भी हम सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग करने का अपना सेल बना करके उससे हम कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की नई नियुक्तियाँ की गई हैं ताकि जो है हम और भी मॉनिटरिंग कर सकें। तो संभल में हिंसा की तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद अभी हालात कैसे हैं, और अभी क्योंकि मुहर्रम है, ऐसे में ताजिया को लेकर, मुहर्रम को लेकर निर्देश दिए गए, उसको लेकर किस तरह के हालात है, हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बनावट तो मतलब जैसे पिछले साल मतलब 54 फीट का था ये हमारा, इस बार मतलब 5 कुर्सी होती हैं ये, तो इसमें हमने 1 कुर्सी लेके आएंगे जो 10-11 फुट की है। सभी के मतलब जो बड़े थे लोगों के सबकी 1-1 कुर्सियाँ जाएंगी, मतलब उसमें हाँ 10-11 फुट वाली। क्या ये सभी जो ताजिया यहाँ पर रखा है सब ये जुलूस में निकाला जाएगा? नहीं, सब नहीं निकालेगा, 1 कुर्सी जाएगी इसमें केवल। क्या कुछ बनावट में क्या क्या सरकार की गाइडलाइन के तहत आपको कहा गया था इसकी बनावट आप करें? ने गाइडलाइन के लिए बताया था, बोले कि मतलब तार वगैरह ना खुले, इस वजह से बोले आप छोटे ताजी लेके जाओ, लोगों को परेशानी पड़ती है। तो देखिए, गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश में तय कर दी गई, उनका पालन हो, उसको लेकर निर्देशित भी किया गया है। पुलिस महकमा पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहा है। इसी के साथ प्रहार में रुक रहे छोटे से ब्रेक ले जा लौट रहे हैं कुछ और खबरों के। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी।